हे गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रा एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम का सिद्धांत, अर्थात कहेंगे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थ्योरी। तो दोस्तों, इससे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था या उन्होंने कितने पक्ष इस सिद्धांत के अंतर्गत बताए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। वीएस ब्लूम का सिद्धांत या कहेंगे बेंजामिन ब्लूम का सिद्धांत, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थ्योरी। तो दोस्तों, इनका सिद्धांत है वर्गीकरण का सिद्धांत। क्या कहेंगे? वर्गीकरण। तो क्वेश्चन पूछे कि वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो वर्गीकरण का सिद्धांत आपके वीएस ब्लूम ने या ब्लूम ने दिया था। तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। अर्थात उनके सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया कि बालक के व्यवहार में जब वांछित परिवर्तन हो जाए तभी क्या है, यह शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, ब्लूम ने शिक्षा के 2 उद्देश्य दिए थे। ब्लूम ने शिक्षा के कितने उद्देश्य दिए थे? तो 2 उद्देश्य। तो क्वेश्चन पूछे ब्लूम ने अपने सिद्धांत में कितने उद्देश्य बताए थे, तो 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है आपका अनुदेशात्मक उद्देश्य, दूसरा है सामान्य उद्देश्य। दूसरा है सामान्य उद्देश्य। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे कि यह अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होता है और सामान्य उद्देश्य क्या होता है। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कहा गया कि इसकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है और हर बच्चे को हिसाब से प्राप्त होती है। अर्थात क्या है कि यह क्या होता है, यह मनोवैज्ञानिक होती है और वह बालक के अनुसार ही उसे क्या होता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सामान्य उद्देश्य या जो सामान्य उद्देश्य है, इसके अंतर्गत कहा गया कि यह उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होता बल्कि किसी विषय को पहली कक्षा से शुरू करके विश्वविद्यालय तक रहने से प्राप्त होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य वह होता है कि जो प्रतिदिन नहीं प्राप्त होता, जो प्रतिदिन नहीं मिलता है, बल्कि पहली कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक रहने तक क्या होता है, वह चीज़ें हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को एक एक करके ऐड करते हैं और हम क्या करते हैं और चीज़ों को सीख जाते हैं। तो दोस्तों, आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। लर्निंग डोमेन या सीखने के क्षेत्र के लिए ब्लूम का वर्गीकरण। अर्थात कहा जाए कि हमने बताया कि वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो ब्लूम ने दिया। और लर्निंग डोमेन का सिद्धांत भी कहे तो आप क्या कहेंगे, ब्लूम ही सही करेंगे। या सीखने का क्षेत्र, सीखने का क्षेत्र सिद्धांत यह किसके अंतर्गत है, यह भी ब्लूम ने दिया है। दोस्तों, एक है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत जिसे कर्ट लेविन ने दिया है। तो दोस्तों, हमें लर्निंग डोमेन और वर्गीकरण यही 2 पूछा जाएगा। इसको याद कर लेना है कि लर्निंग डोमेन का सिद्धांत और वर्गीकरण का सिद्धांत यह किसने दिया है, ब्लूम ने दिया है। तो इन्होंने सीखने के 3 प्रकार बताए। अर्थात इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 3 प्रकार बताए और यह प्रकार कौन कौन से हैं, यह हम कहेंगे कि इसके उन्होंने सीखने के 3 पक्ष बताएं। पहला है आपका संज्ञानात्मक पक्ष। हम क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगामक या मनोगत्यात्मक पक्ष। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। जैसे हमने देखा कि सीखने के 1 से अधिक प्रकार हैं। इनका कहना है कि सीखने के 1 से अधिक प्रकार है। बेंजामिन ब्लूम ने सन 1956 ईस्वी में, यदि कहा जाए वर्गीकरण का सिद्धांत या लर्निंग डोमेन का सिद्धांत ब्लूम ने कब दिया था, तो उन्होंने दिया था सन 1956 में। कहा गया कि के नेतृत्व में कॉलेजों की एक समिति ने शैक्षिक गतिविधियों के 3 डोमेन की पहचान की। लर्निंग डोमेन के अंतर्गत उन्होंने 3 डोमेन की पहचान की, या कहेंगे कि उन्होंने 3 उद्देश्य की पहचान की, 3 उद्देश्य की पहचान की। बीएस ब्लूम ने प्रकार के निम्न उद्देश्य बताए हैं कि उनके अनुसार जो वह सभा हुई थी, उनके अनुसार वह कौन कौन से उद्देश्य थे जिन्हें पहचाना गया। तो आपका है संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और मनोगामक या मनोगत्यात्मक उद्देश्य। यह क्या है दोस्तों, यह उद्देश्य 3 क्या है, उद्देश्य। लेकिन यदि आपको सीखने के प्रकार पूछे तब भी हम क्या बताएंगे, 3 ही बताएंगे, क्योंकि यही चीज़ होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ या संकल्पना दे देगा या आपको पक्ष दे देगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि बीएस ब्लूम ने कितने उद्देश्य बताए हैं, 3 उद्देश्य। उसको भी हमने देखा कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, ब्लूम ने संज्ञानात्मक संकल्पना या ज्ञानात्मक उद्देश्य या
ज्ञानात्मक संकल्पना को 6 क्षेत्रों में बांटा है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जो ज्ञानात्मक संकल्पना या संज्ञानात्मक संकल्पना को 6 भागों में बांटा गया, यहीं से आपको क्वेश्चन बनता है। दोस्तों देख लेते हैं कि ज्ञानात्मक संकल्पना, जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, जो ये 6 क्षेत्रों में बांटा गया हुआ कौन कौन से हैं, उनके नाम को देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं कि किस तरीके से इनमें कार्य होता है। तो दोस्तों देखेंगे, पहला है आपका ज्ञान। पहला आपका क्या है? ज्ञान। दूसरा है बोध या समझ। तीसरा है प्रयोग, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रयोग करना। विश्लेषण, विश्लेषण करना। तो दोस्तों पांचवा है संश्लेषण, इसी को हम क्या कहते हैं? निर्माण करना। छठा है आपका मूल्यांकन या रिजल्ट, जिसे हम समस्या समाधान कहते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और किताबी ज्ञान नहीं, हम अपने शब्दों में समझेंगे कि इसको किस तरीके से, इस सिद्धांत में इसको किस तरीके से यूज़ किया या प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखेंगे, सबसे नीचे देखिए, आप डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, सबसे नीचे से शुरू होता है, सबसे नीचे से शुरू होता है। जैसे ज्ञान अर्थात क्या है आपका? यह ज्ञान संबंधित है आपके माइंड से, आपके माइंड से संबंधित है। पहले हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उस चीज़ को हम समझते हैं, कि उस चीज़ को हम समझते हैं या जानकारी को समझते हैं। उसके बाद उस चीज़ को हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसके बाद उसका संश्लेषण करते हैं और चीज़ों को क्या करते हैं? अलग अलग चीज़ों को जोड़कर हम पढ़ते हैं या चीज़ों को जोड़कर हम सीखते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है आपका मूल्यांकन। फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है, या हम कहेंगे कि उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि यह जो 6 क्षेत्र हैं, इनको किस तरीके से इसमें ऐड किया गया है और किस तरीके से यह कार्य करेंगे। पहले ज्ञान, मतलब कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी करना, फिर समझना, फिर उसका प्रयोग करना, फिर विश्लेषण करना, फिर संश्लेषण, फिर उसके बाद फिर उसका लास्ट में मूल्यांकन करना। तो दोस्तों इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ज्ञान अर्थात ज्ञान से तात्पर्य है कि आंकड़े या जानकारी जुटाना या याद करना। किसी चीज़ के बारे में या वस्तु के बारे में आंकड़े या जानकारी जुटाना या याद करना। दूसरा देखेंगे समझ बूझ। दूसरा क्या है आपका? समझ बूझ। इसके अंतर्गत अनुवाद, प्रक्षेप एवं निर्देशों के अर्थ समझना तथा समस्याओं की व्याख्या करना। अर्थात चाहे अनुवाद हो, चाहे प्रक्षेप या निर्देशों के अर्थ को समझना। फिर उसके बाद में उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, उनको समस्याओं को व्याख्या करना या उन समस्याओं को बताना। तो दोस्तों देखेंगे अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के अंतर्गत किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में उपयोग या अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना। अर्थात हमने क्या है कि कहीं जाएंगे हम तो नई स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी या हमें नई नई चीज़ मिलेंगे। तो नई स्थिति में कहा गया कि नई परिस्थिति में अमूर्त कल्पना, अर्थात जो हमने अपने दिल में क्या है कल्पना की, जो हमने दिल में सोचा है, उसको क्या करना? उसका उपयोग करना, लेकिन स्वयं उपयोग करना। अब देखेंगे विश्लेषण करना। विश्लेषण जो है आपका, यह है वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग करता है तथा संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके, तथ्यों निष्कर्षों के बीच अंतर कर सकता। अर्थात विश्लेषण का अर्थ होता है किसी चीज़ को अलग अलग करके समझना, किसी चीज़ को अलग अलग करके समझना और उनके बीच क्या अंतर है इसको जानना। तो दोस्तों देखेंगे संश्लेषण विविध तत्वों से एक ढांचा या पैटर्न बनाता है, एक नए अर्थ या ढांचे पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाता है। अर्थात कहा गया है कि विभिन्न ज्ञान मतलब कि एक से अधिक, मतलब अलग अलग चीज़ों को क्या करना है? ऐड किया जाता है या अलग अलग नॉलेज को ऐड करके किसी नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। यही क्या हमारा संश्लेषण है, या किसी चीज़ को ऐड करना ही क्या हमारा संश्लेषण है, और ऐड करके एक विभिन्न चीज़ों से एक चीज़ को बनाना, वही क्या हमारा संश्लेषण है। नेक्स्ट देखेंगे मूल्यांकन। तो मूल्यांकन विचारों तथा सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय करना। अर्थात जो चीज़ें हैं उनके आधार पर चीज़ों का निर्णय करना ही क्या है? मूल्यांकन। हम कहेंगे कि किसी चीज़ का आकलन करना या किसी चीज़ के बारे में बताना, संपूर्ण जानकारी जुटाकर एक रिजल्ट देना, वही क्या है? का मूल्यांकन है। अब देखेंगे तो दोस्तों हमने देखा कि ज्ञानात्मक पक्ष जो है या ज्ञानात्मक संकल्पना है, इसके 6 क्षेत्र बताए गए हैं। 6 क्षेत्र बताए गए। इन 6 क्षेत्रों को आपको
डिटेल में बताया गया, आप इसे ध्यान रखिएगा, 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं भावात्मक संकल्पना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको देख लेते हैं कि इसके क्षेत्र कितने हैं और उन क्षेत्रों के नाम जान लेते हैं बस। आपका इम्पोर्टेंट क्या है, आपका इम्पोर्टेंट है आपका ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक जो संकल्पना थी, जो उसके क्षेत्र थे वही इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों देखेंगे भावात्मक संकल्पना, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनमें हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे हम कहते हैं तारीफ, उत्साह या प्रेरणा। तो दोस्तों आगे देखेंगे कि भावनात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। ज्ञानात्मक को कितने 6 में और भावात्मक को 5 भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं इसको कि कौन कौन से हैं। पहला है आपका है आग्रहण या ध्यान देना, आग्रहण या ध्यान देना। दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है आकलन, चौथा है संगठन और पांचवा है आपका मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषीकरण। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। हमें सिर्फ इतना जान लेना है कि कितने इसके क्षेत्र हैं या इनको कितने भागों में बांटा गया है और उसके नाम, बस। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे क्रियात्मक या मनोगामक संकल्पना। यह क्रियात्मक अर्थात क्या है, यह शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है। कहेंगे कि इसमें शारीरिक हलचल या मोटर स्किल्स के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। या सीधा सीधा समझेंगे अपने भाषा में तो यह जो हमारी हम जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं यह किसके अंतर्गत आता है, क्रियात्मक या मनोगामक संकल्पना के अंतर्गत आता है। ये देखेंगे इसको कि क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 6 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सहज क्रियात्मक अंग संचालन, दूसरा है आधारभूत अंग संचालन, तीसरा है शारीरिक योग्यताएं, तो चौथा है प्रतिएक्षीकरण योग्यताएं, पांचवा है कौशल युक्त अंग संचालन, छठा है आपका सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण। तो दोस्तों हमने देखा कि जो वर्गीकरण का सिद्धांत है या लर्निंग डोमेन का जो सिद्धांत है यह ब्लूम के द्वारा सन 1956 में दिया गया था। इसमें ब्लूम ने सीखने के 3 पक्ष बताए थे, आपका ज्ञानात्मक संकल्पना, भावात्मक संकल्पना और क्रियात्मक संकल्पना, और इसके 3 उद्देश्य थे, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। और दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया, भावनात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया और क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। दोस्तों इसका आप यदि PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों यहाँ पर सभी विषय की फ्री क्लास मिलती है। यदि आप लोगों को जो विषय की फ्री क्लास चाहिए वो भी डिटेल में आप कमेंट करिए, आपको उस विषय की फ्री क्लास अवेलेबल करा दी जाएगी। दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।